चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। एक अनाउंसमेंट आई थी जिससे मैं बड़ा दुखित हुआ, अरिजीत सिंह लीविंग। दिल की बात बोलूं तो मुझे ऐसा लगा दिल की एकदम खुल के, मुझे ऐसा लगा नहीं करना चाहिए था उसको ऐसा। मुझे ड्रंक दोस्त सबसे अच्छे लगते। और भाई तू कहीं पे भी पहुंच जा जिंदगी में, तू मेरे लिए मेरा भाई रहेगा। तू कहीं भी आसमान छू ले, लेकिन मैं तेरे को गाली दूंगा। तो थिएटर वाले साइकिल की टायरों के ट्यूब होते ना, ट्यूब से मारते थे लोगों को सीधी लाइन में खड़ा कर। और तो उस लाइन में ट्यूब खा रहे हो और कुछ कोई यहाँ से खींच रहा है, वहां से खींच रहा है, बटन टूट गए, उसके बीच में आपने हाथ डाला है, ये लो भैया टिकट दो। जैसे मैंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया में एक रोल किया था आलिया भट्ट के फादर का। बिल्कुल। उसके बाद में इस इंडस्ट्री ने मुझे सबका फादर बनाने की सोच ली। एक बहुत बड़े डायरेक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो उनके साथ मेरी थोड़ी सी समस्या चल रही थी। तो एक दिन रात को उनका मुझे मैसेज आया, ब्रेकल है। मैं अपना अंग्रेजी में हाथ तंग था भाई, तो मुझे लगा कि यार ये ऐसे कैसे कह सकता है। मैं सुबह रिक्शा पकड़ के उनके ऑफिस चला गया। सबसे एब्स्ट्रैक्ट और सबसे गंदी चीज़ है एज एन आर्टिस्ट होना कि यू डोंट इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेट इन लाइफ, यू ऑब्जर्व। वो बहुत गंदी चीज़ है, कभी कभी आपको इतना दुख में डाल देती है। तो मैं तो बहुत टाइम से फैन रहा हूँ आपका। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम दीपक है, मेरे पॉडकास्ट का नाम द चिल आवर पॉडकास्ट है। द चिल आवर पॉडकास्ट। तो इंटेंशन ये है कि थोड़ा सा चिल करेंगे, थोड़ी सी काम की बातें भी करेंगे। जी बिल्कुल, है ना। लड़कों की दोस्ती के बारे में थोड़ा सा बताइए कि लड़कों की दोस्ती क्या होती है आपके हिसाब से। जब चार यार बैठे हैं जिनके साथ सारे के सारे गार्ड्स डाउन है, नए दोस्त नहीं है, वो 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल वाले दोस्त हैं। अरे तब तो लड़कों की दोस्ती मतलब बेइज्जती के फेस्टिवल रहता है वो। मतलब कोई भी किसी भी वक्त किसी भी बात पे आपकी जो है टांग खींच सकता है, कुछ भी आपको बोल सकता है। फिल्टर्स नहीं होते किसी भी बारे में, कोई भी बात हो सकती है। ऐसी बहुत सी बातें होती है जो बाहर इनअप्रोप्रिएट भी लगे, पर अगर वो उसी दायरे में होती है तो, और सीक्रेट रहती है तो कोई वो बात अलग है। दूसरी बात यह है कि जैसे दोस्तों की कॉमराडरी बहुत ज्यादा होती है, वो एक दूसरे को बचा के चलते हैं, जो अच्छी बात भी और बुरी बात भी है। मतलब बुरी बात कैसे? बुरी बात बचाना बुरा है? नहीं, क्योंकि आप गलत काम करोगे तो भी बचाना पड़ेगा ना दोस्त को। तो जैसे अच्छा ये बड़ा नहीं तार छेड़ा। एग्जाम्पल तो नहीं है मेरे पास इसका कोई, लेकिन अगर वो कुछ गलत बात कहता है और गलत बात होती है तो आप बेसिकली वो लड़के स्वभाव से ही टोलियां बना के घूमने वाले होते हैं। तो क्या उनको टोलियां उनकी ये होती है। हालांकि आई एम नॉट, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और मेरे साथ मेरी तो दोस्त लड़कियां भी बहुत सारी है, तो मुझे कोई वो दिक्कत नहीं होती। लेकिन लड़के, मैं उन लड़कों की दोस्तियों से भी नहीं जो गेड़ियां मारने जाते हैं। नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। वैसा नहीं। ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मैं उस तरह से उस पूरे दुनिया से बाहर हूँ। लेकिन उनके साथ बैठता हूँ और मुझे ड्रंक दोस्त सबसे अच्छे लगते हैं। ये आपने बढ़िया नस पकड़ा है। तू मेरा भाई है। आज तेरा गाड़ी तेरा भाई चलेगा। तू मेरा भाई है। और यार तेरे को मैंने बोलना चाह रहा था बहुत दिन से, आज मैं बोल रहा लव यू यार। वो आई थिंक मतलब 2-3 पैक के बाद से मैं बोल रहा हूँ, पहले तुझे बता नहीं पा रहा था, मेरे को डर लगता था, लेकिन यार लव यू यार। ये आपने प्रॉपर वो पकड़ लिया है, ये मेरा मतलब आप कैरेक्टर में आ गए हो पूरे। कैरेक्टर में तो आई लव यू यार। और भाई तू कहीं पे भी पहुंच जा जिंदगी में, तू मेरे लिए मेरा भाई रहेगा। तू कहीं भी आसमान छू ले, लेकिन मैं तेरे को गाली दूंगा। मैंने अभी कहीं तो एक इंस्टाग्राम पे कोई तो एक पोस्ट पढ़ा था जहां पे, और ये बहुत क्वेश्चनेबल हो सकता है, मैं बड़ा डर के बात कर रहा हूँ कि लड़के कुछ भी फ्लो में मस्ती मजाक में बोल जाते हैं, कुछ भी मतलब हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर की बेइज्जती करेंगे, लेकिन दे मीन नथिंग। ऑन द अदर एंड women appreciate other people but they mean nothing। ये बड़ा मैंने भी हाथ जोड़ा भाई, मुझे नहीं पता, ये बात नहीं है। इतना सेक्सिस्ट तो मेरा कोई वो नहीं है। इनफैक्ट मैं नहीं बोल रहा, ये एक इंस्टाग्राम की पोस्ट कहती है। इंस्टाग्राम की पोस्ट कह रही है और मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो सच है। ठीक है। सी अगर हम कोई कुछ भी बात करें और कुछ भी कहें, हाँ। लेकिन लड़कों के पास में प्रिविलेज है, लड़कियों के पास नहीं है, ये मानना पड़ेगा। किस तौर पे थोड़ा सा बताइए। जिंदगी के तौर पर। अच्छा।
जो आपको करने की सदियों सदियों से आज़ादी है वो उसके लिए वो लड़ी हैं, बहुत अभी भी लड़ रही है। तो ये फर्क है आप में और उनमें, और रहेगा हमेशा। सर ये तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट भी है, मतलब प्रॉब्लमैटिक भी चीज है ये पेट्रियार्की जो चलती आ रही है, बिकॉज वी ऑफन से दैट वी लिव इन अ मेल डोमिनेट सोसाइटी, और आई थिंक वी डू, वी डेफिनेटली से, बट माय प्रॉब्लम इज कि यार इसको लड़ा कैसे जाए, इसको इक्वल स्तर पे कैसे लाया जाए। जो उसमें एक बहुत बढ़िया लाइन है साहिर लुधियानवी साहब की, कि उसमें वो गाना है, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति का मतलब होता है सबको अच्छी अकल, अच्छी सद्बुद्धि, मतलब अच्छी बुद्धि, हाँ, बुद्धि दे भगवान। करेक्ट। तो उस सद्बुद्धि से आएगी जिसमें वो एक लाइन कहते हैं कि वो सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, जो कमजोर है उसको तुम बल देने वाला जो भगवान है, बलवानों को दे दे ज्ञान। तो वो आएगी जब समता की भावना हमारे अंदर आएगी, मर्दों में आएगी। मेरा ये शायद मानना रहा है, शायद मेरा प्रिजम्पशन रहा है कि परसेप्शन रहा है, पता नहीं, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक, क्योंकि बहुत नाइव थॉट है ये, कि ये जो राइटर्स है या सिंगर्स है या म्यूजिशियंस है, वो शायद क्लास के अव्वल दर्जे पे आते हैं। नहीं, ऐसा मतलब वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं। पर मैं वो नहीं हूं, मैं एक्चुअली मैं बंदा नहीं हूं जो क्लास में अव्वल दर्जे पे आता था। मैं क्लास में सबसे मैं जब मेरा पहला गाना रिलीज हुआ, बावरामन रिलीज हुआ, और उसके बाद में परिणीता आई, और उसके बाद 3 इडियट आई। 3 इडियट के समय पे मेरी पूरी स्कूल ने मुझे बुलाया था, जिस सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा था, इंदौर, बाल विनय मंदिर इंदौर। तो मुझे बुलाया गया था और एक फंक्शन किया गया था और मुझे बुलाया गया था, और उसमें मुझे हर आदमी ने लगभग अलग अलग ये बताया, यार हमको उम्मीद नहीं थी यार हमको उम्मीद नहीं थी तू ऐसा कर पाएगा। हम कभी लगा ही नहीं किसी को, क्योंकि मैं जो था वो मैं बिल्कुल बैक बेंचर, पीछे के पीछे मस्ती कर देगा क्लास में। वर यू अ न्यूसेंस इन द क्लास? आई वाज नॉट अ न्यूसेंस, बट आई वाज नॉट अ सीरियस किड ईदर, एंड आई somehow I don't know was good or bad, but मुझे जो चीज बचपन से जो नहीं करनी थी ना, उसमें मैं घुसा ही नहीं। अच्छा, मैंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मैंने माँ बाप को खुश करने के लिए मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, ये सोचा ही नहीं। मैंने कहा दुखी हो तो दुखी हो, मेरा मन नहीं करता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। मैं करता तो अच्छा था, बुरा नहीं था, मतलब इंटेलिजेंट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैं मैथ्स में घुस जाता तो मैं बहुत अच्छा मैथ्स कर लेता था, लेकिन मैं घुसता ही नहीं था। मैं इंग्लिश में, फिर मैंने बाद में जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे यार ये पढ़ाई वढ़ाई करनी है, और अब मुझे ये फिल्मों में जाना है और ये सब काम करने का मन कर रहा है, और चांसेस है कि मैं जा सकता हूँ, मतलब मन तो कर गया था, बहुत तगड़ी अंदर से ख्वाहिश तो जाग गई थी। तो फिर मैंने एमए इन इंग्लिश लिटरेचर किया पहली बार, टू अंडरस्टैंड कि लिखाई पढ़ाई, शेक्सपियर क्या होता है, कला, आर्ट्स में। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता था मैं कहाँ भटक रहा हूँ। मतलब किसी ने कहा साइंस ले लो, साइंस यार साइंस बहुत महंगा, आर्ट्स बहुत ऐसा, कॉमर्स ले ले, चल 2 दोस्त कॉमर्स ले लेते, अपन ने कॉमर्स ले लिया। ऐसा अभी भी मेरे हिसाब से ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है अभी भी मेरे हिसाब से कुछ बदला नहीं है, अभी भी यही हो रहा है कि अच्छा तू ले रहा है, अच्छा ठीक है ले लेते, चल एक्टिंग कर ले, एक्टिंग पता तो होता नहीं है कुछ, नहीं सच में नहीं पता, और पता करने का मन भी नहीं होता। मजे आ रहे हैं ना, बस मजे लेते रहो, खुश रहो। पता किसको क्या पता है, कभी यहाँ से किसको क्या पता जीवन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, और पता नहीं किस मोड़ पे आपको मैजिक मिल जाए, पता नहीं किस मोड़ पे आपको कुछ कमाल हो जाए आपके साथ। मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। मैं गाने लिखने लगा, फिर गाने गाने लगा, फिर लिखता था, फिर ये सब भी करियर अच्छा चल रहा था, फिर एक्टिंग करने लगा। आपके ऊपर अगर पिक्चर बने तो आप क्या चाहोगे कि वो उसका शीर्षक क्या हो? कोशिश कुमार। जिस बंदे ने कोशिश की, मैं वो बंदा हूं। इसने हासिल करने वाला, मतलब मैं कोशिश कुमार इसलिए एकदम इसे याद है कि एक मीम था इसका, अपने पपॉन का, पपॉन ने एक वीडियो बनाया था कि मैं कोशिश कुमार हूं, मैं कोशिश करता हूं। तो मुझे वो याद आ गया अचानक से। बट हाँ, मैं वही कहूँगा कि द मैन हु ट्राइड, द मैन हु फियरलेसली ट्राइड। मुझे नया करने से डर नहीं लगता, आज भी नहीं लगता। मतलब ऐसा कि अभी ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये गाने चल रहे हैं, ये गाने लिखे जा रहे हैं, ये बड़ी बड़ी फिल्में आप कर रहे हो, अब इसके बीच में आपने कहा कि नहीं यार, अब
एक्टिंग आ गई तो ये छोटा फिल्म है, छोटा सा रोल है, चलो करते हैं। मेरे को सर आपसे ये जानना है, क्योंकि हम अभी तक हम कुछ 140-45 एपिसोड कर चुके हैं और हम लास्ट 2 साल से कर रहे हैं, तो मैं ना बहुत आर्टिस्ट के साथ बैठा हूँ, बहुत एक्टर्स के साथ बैठा हूँ, एंड मेरी ये गुंजाइश ये रहती है लोगों से कि एक तो लोग खुल के बात करें, जितना खुल के बात, क्योंकि मजा उसी में है। बिल्कुल सही बात। फिर वो नहीं है कि यार हाँ सर दिस इज हैपनिंग, जर्नी के बारे में सर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स, हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज जहां पे सेम बातें हुई है। करेक्ट। तो एक तो वो बातें नहीं करनी, दूसरा ये रहता है कि क्राफ्ट क्या है, बिकॉज आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज 6 years बैक, और ये इंटरव्यू वाला फॉर्मेट शुरू किया जिसको आज पॉडकास्ट बोलते हैं 2 साल पहले। और मेरे किसी वीडियो में किसी बंदे ने कमेंट किया कि जो हम स्कूल में बैक बेंच पे 2 लोग बैठ के बात करते थे, मस्ती करते थे ना, आज उसको पॉडकास्ट बुलाया जाता है। तो आई थिंक घुमा फिरा के बात यही है कि 2 लोग खुल के बातें करें। जी बिल्कुल। तो क्राफ्ट की समझ, क्राफ्ट मतलब एक इंसान आर्टिस्ट कब बनता है, एक इंसान कब कहलाता है कि वो आर्टिस्ट है, या वो शुरू से ही बोले बिना कोई रिकग्निशन के, जैसे शाहरुख खान सर ने बोला था कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। और उन पहले इंटरव्यू में, पहली मूवी की थी उनके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि आई एम द बेस्ट। करेक्ट, खोज लो वो अब, या तो वो कॉकीनेस है, या तो वो कॉन्फिडेंस है, या तो वो क्या है पता नहीं। वो दोनों का मुझे लगता है मिश्रण है, और वो इतना है कि उसको हिला नहीं सकते। वो जो भी है उसके उस कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस इतना है कि 0% भी चांस नहीं है कि उसमें दरार हो, इसलिए वो वहां है, वो जहां है वो है। कुछ लोग होते हैं कि अंदर में मालूम है कि मैं वो नहीं हूं और बाहर दिखाते कि मैं वो हूं, तो वो फेल हो जाता है। कुछ लोग अंदर में सोचते हैं कि मैं वो हूं लेकिन बाहर दिखाते नहीं है कि मैं हूं, वो भी कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। आप जो हो, अगर आपको ये पता चल गया कि आप ये हो, अगर मैं ये उतनी जोर से बोलूं कि मैं बेस्ट हूं, मैं उसको कैरी नहीं कर पाऊंगा। मैं एग्जाम में फेल होने वाला बंदा हूं। मेरे को एग्जाम लोगे मैं फेल करूंगा, मेरे कंधे पे हाथ रख के काम करवाओ मैं सब कर दूंगा। मेरे से दोस्ती करो, मेरे को बोलोगे कि यार ये गाना लिखना है, आई एम टेस्टिंग यू, आई एम फेलिंग, गारंटीड, आई लिख के दे रहा हूं। कोई मुझे ये बोले कि यार मुझे तेरी स्टाइल पसंद है और तू जो लिखता है ना मुझे पसंद है यार, तू लिख, और मुझे बोले कि यार मुझे बस तू जो लिखता है मुझे वो चाहिए, फिर देखो मैं कैसे परफॉर्म करता हूं। फिर मैं उसको 4 ऑप्शंस दूंगा, 5 ऑप्शन दूंगा, आई विल फ्लरिश विथ, क्योंकि मुझे डर है, मुझे जजमेंट का डर है। मैं छोटे शहर से आया हुआ हूं और मैं उनके जितना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, और शायद मैं उनके जितना अच्छा भी नहीं हूं। मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूं, मुझे अच्छा बनना है, मेरी ख्वाहिश है अच्छा बनने की। वैसा मैं बन जाता काश, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं, ये मुझे पता है आज की तारीख में। और मुझे वही लगता है कि आपको आर्टिस्ट, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जैसे क्या मैं कब सुनाऊं आपको अपनी कविता, कौन सा वक्त है कि जब मैं सोच रहा हूं कि मैं रेडी हो गया हूं और अब आपको सुना सकता हूं। मुझे लगता है कि वो कोई वक्त नहीं होता। आपकी कविता, वो कविता जब आप लिख लेते हो, ऐसी कविता या कोई भी आर्ट, कोई भी आर्ट का कोई भी फॉर्म, कोई भी आप जब ऐसा कर लेते हो कि लोगों ने उस तक देखना चाहिए, लोग उस तक आ जाते हैं, ये मेरा मानना है, ये मेरा फर्म बिलीफ है। अब मैं आपके पीछे पीछे मेरी कविता लेके घूमूंगा, आप नहीं सुनोगे, लेकिन मैंने अगर अपने घर में किसी को गाते किसी को सुना दी, तो बाहर से रास्ते में से जाता हुआ एक आदमी भी हो सकता है सुन के बोले कि यार ये बढ़िया बात कर रहा है, कौन है यार ये, मैं अंदर आके देखता हूं। और मेरा पूरा करियर वैसा है, मैंने जो काम किया, जहां किया, वो पूरी ईमानदारी से किया, ना ये सोच के किया कि छोटा है, ना ये सोच के किया कि बड़ा है। मैं आज आपके सामने बैठा हूं, मैं किसी और के सामने बैठा हूंगा, मैं यहाँ पे अपना बेस्ट बात, हमारा जो गोल है उसमें जो मैं बेस्ट बोल सकता हूँ बोलने की कोशिश करूंगा। उसमें मेरा कोई ऐसा भी नहीं है कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे अपना ये एस्पेक्ट दिखाना है, या मुझे ये एस्पेक्ट लोगों को हाईलाइट, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मुझे कोई एस्पेक्ट नहीं दिखाना, ये मैं हूँ और ऐसा ही हूँ। और शायद इसीलिए लोगों अभी जो चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि मैं अपनी कोई एक छवि प्रेजेंट नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रोजेक्ट माय इमेज एवर, एंड दैट्स माय इमेज आई गेस। कुछ तो इंटरव्यू में आपने कहीं तो बोला था कि साइलेंस इज समथिंग दैट हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, एंड साइलेंस से आपको बहुत चीजें सीखने को मिली है। तो बोरियत कैसे देखते हो आप? हाउ डू यू सी बोर्डम? बोर्डम मतलब किस सेंस में मैं देख रहा हूं? बोर्डम होती है जब आप, बोर्डम उस वक्त पे होती है जब आप गलत जगह पे होते हो, ऐसा मुझे लगता है।
गिव मी एन एग्जांपल। मतलब खाली बैठना बोर्डम है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता खाली बैठना बोर्डम, क्योंकि इंसान खाली नहीं बैठ पा रहा है। हाँ, खाली नहीं बैठ पा रहा वो अलग बात है, क्योंकि उसको कॉन्स्टेंटली कुछ बाहर से चाहिए, कुछ ना कुछ उसको कुछ एक्टिविटी चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत है, समस्याएं बहुत है। आप अकेले बैठते हो तो वो सारी आपको घेर लेती है, आपको बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो मुझे नहीं और वो तो बोर्डम लगती नहीं, वो तो सबसे अच्छा, ओवर थिंकिंग इज द बेस्ट ऑक्यूपेशन बॉस। है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये भी सोच लो, वो भी सोच लो। बट सर वो सिनेरियो बनती है ना, वो सिनेरियो बनती है ना, वो सिनेरियो आपको दिक्कत, लेकिन मैं कह रहा हूं वो बोर्डम नहीं है। हाँ, वो बोर्डम नहीं है, ठीक है। बोर्डम मेरे हिसाब से वो है कि जो काम मुझे नहीं करना है वो मुझे जबरदस्ती करना पड़ रहा है, वहां पे मैं पकता हूं। जैसे मुझे किसी ने, जो एक फिल्म है जो मुझे नहीं करनी है लेकिन मुझे जबरदस्ती करनी पड़ रही है, एक कोई एक्टिंग का रोल है जो मैं करना नहीं चाह रहा था, मैं कर गया हूं, मेरी गलती हो गई, मैंने हाँ बोल दिया, मैं चला गया, मैं कर रहा हूं। वहां पे मुझे लगता है कि यार यहां से कैसे निकले, वहां पे मैं बट ऐसा हुआ है? हाँ, होता तो है। और इफ आई में क्या कारण था जहां पे आपने हाँ बोला और फिर आपको लगा कि नहीं यार जैसे मजा नहीं आ रहा? नहीं यार, जैसे क्या है, मुझे ना बोलना नहीं आता था बहुत सारे सालों तक। हाँ, तो मैं जहां से आया, इंदौर से निकला, दिल्ली आया, दिल्ली से आया, आई वॉन्टेड टू बी इन देयर लाइफ। मैं बाहर से आया था, मैं नॉक कर रहा था कि मुझे अंदर ले लो भाई, मुझे घर में ले लो, मुझे आता है काम, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, और मैं अच्छा भी रह सकता हूँ, और मैं बेईमानी भी नहीं करूंगा, और मैं आपके बारे में बुरी बातें भी नहीं करूंगा, प्लीज टेक मी इन, है ना। यस मैन माइंडसेट बेसिकली, हर चीज कस्टमर सर्विस माइंडसेट, स्माइल, कस्टमर सर्विस माइंडसेट बोल दिया गया। ठीक है। तो कस्टमर सर्विस माइंडसेट में क्या है कि आप उसमें फिर आप अच्छे बच्चे बनने की कोशिश कर रहे होते हो। हाँ। और अच्छा बच्चा जो होता है वो ना नहीं कहता, ऐसा सिखाया गया क्योंकि, और आपको लगता है कि अगर मैं ना बोलूं, एक आदमी मेरे पास आया है, तो आपने मुझसे कहा कि यार मैं आपके साथ गाना लिखवाना चाहता हूं, तो अगर मैं उसको ना बोलूंगा तो मुझे लगता है गलत हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि पता लगे कि शायद यही वो एक काम आया है मेरे पास, अगर इसके 1 महीने बाद काम ही ना आए तो इसको मैं कैसे फिर ना बोल दूंगा, फिर मेरे को पछतावा होगा बाद में, ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैं कर लेता हूँ भाई, हाँ कर लेता हूँ, जो भी है जैसा भी है। तो ये ओवर थिंकिंग भी हो गया। हाँ, तो ओवर थिंकिंग हुआ है ना। ओवर थिंकिंग तो यार हमारी तो राइटर्स की तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, हमारी इमेजिनेशन और ओवर थिंकिंग, हमारी इमेजिनेशन, जो सिनेरियो बनाना है हम तो इतना डिटेल में बनाते हैं कि पूछो मत। मतलब हमको साड़ी का कलर भी पता होता है, और हमको जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं उसके हर घर में कौन सा पर्दा लगा ये भी पता होता है, या कोई जो भी चीज देख रहे हैं। तो ये राइटर कैसे परसीव करता है? मतलब फिर तो ओवर थिंकिंग बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, मतलब बेस लेवल हो गया कि वो तो चाहिए ही चाहिए। राइटिंग के लिए तो चाहिए ही ना। आप पूरी दुनिया इमेजिन करते हो। हाँ। आप एक पूरी दुनिया इमेजिन करते हो, उनके सुख दुख इमेजिन करते हो, इसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, इसका पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू इमेजिन करते हो। तो आप तो ओवर वर्क कर रहे हो, ओवर थिंकिंग। और एक ओपन एंडिंग भी होता होगा। ओपन एंडिंग भी होता है उसके बाद में, ये भी कि देख लो आप पे छोड़ देते हैं इसके बाद में। लेकिन तो वो सिनेरियो बनाना, उसमें कैसा होगा, वो रास्ता कैसा होगा, वो घर कैसा होगा, वो ये कैसा होगा, वो आप एक एक डिटेल देखते हो। तो जब आप अपने बारे में भी ओवर थिंकिंग करते हो तो एक एक डिटेल देखते हो। अगर आपको ये एंग्जाइटी हो गई कि यार कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है, तो वो बुरे का आप अंत देखते हो। और उससे भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है कि यार भाई नहीं 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 नहीं, नहीं ये सच नहीं है। फिर और ओवर द इयर्स मैंने ये भी सोचना शुरू किया कि जैसे ही मेरे को इमेजिनेशन शुरू होती है, मैं रोकता हूं अपने आप को कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ये कुछ नहीं है, ये सच नहीं है। इतना मैं पहुंच गया हूं कि भाई रुक जा, ये अपन इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एवरी लगभग 99.9% टाइम्स जो सांप आपने देखा है वो रस्सी है। जिस सांप से आप डरे हो 99.9% टाइम्स वो रस्सी। एक आध बार हो सकता है कि सांप का सही में सांप हो तो डरना वाजिब है, उस समय पे वो डरना ठीक हो जाता है, लेकिन बट 90% टाइम पे वो सांप नहीं होता और रस्सी होती है, सांप जैसा कुछ होता है। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्नेक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं कई बार एंड आई एम, जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो घुमा फिरा के एक आर्टिस्टिक लेवल पे ही बातें कर रहे हैं। मतलब इट्स मोर और लेस घुमा फिरा के आर्ट ही है, जिंदगी के बारे में बात ही कर रहे हैं। तो मैंने भी बहुत चीजें ऐसी देखी अपने जहन में, जब मैंने कुछ सोच लिया कि अरे यार इस बंदे ने मेरे को ऐसा बोल दिया, या इसका एक कॉल आ गया, अब इसकी क्या मंशा रही होगी, इसने ऐसे क्यों बात किया, इसने क्यों सोचा। अब चार बात अपने दिमाग में बना लेते हो,
और जब एक्चुअली उस बंदे या बंदी से बात हो जाए कॉल पे कि सुनो ये था, बोले हाँ मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, ऐसे ही पूछ रहा था, करेक्ट। तो बात है ही नहीं यार ये जैसे मैं फिर अगर अगेन में बैंड वाले का एक मेरा लाइन है जो काफी अभी जिसके बारे में बात हुई है, वो मेरे ट्रेलर में भी है कि वो उसमें मैं वो बोलता है कि ब्रेक अ लेग बोलता है, और मैं उसको कहता हूँ तेरी टांग ना तोड़ दूं मैं। तो वो कहता है भैया आपका ऑल द बेस्ट कह रहा है। ये मेरे साथ रियलिटी में हुआ था। मैं जब बम्बई दिल्ली से नया नया आया था, एक बहुत बड़े डायरेक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरा प्ले था, तो उनका रात को मुझे मैसेज, अच्छा उनके साथ मेरी थोड़ी सी समस्या चल रही थी। अच्छा मैं उनके लिए किस लेवल पे, किस लेवल पे? क्रिएटिव लेवल पे थोड़ी सी पुल पुश चल रहा था। काम साथ में कर रहे थे, काम साथ में करते तो थोड़ा फ्रिक्शन होता है ना। ठीक है सही बात है। एक आप भी इस दिशा में खींच रहे हो, उस दिशा में खींच रहे हो, तो मैं नाटक करने लगा तो उनको बुरा लग रहा था कि मैं उनका काम छोड़ के नाटक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये बात मुझे बोल के भी दिखाई थी वगैरह वगैरह। फिर मैंने उनसे कहा था कि ये मैं नहीं करूंगा तो मैं आपका भी काम कैसे कर पाऊंगा, टाइप की सब बातें हुई थी। तो एक दिन रात को उनका मुझे मैसेज आया, ब्रेक अ लेग। मैं अपना अंग्रेजी में हाथ तंग था भाई। तो मुझे लगा कि यार ये ऐसे कैसे कह सकता है। अच्छा ठीक बात है। मैं सुबह रिक्शा पकड़ के उनके ऑफिस चला गया। ये मुंबई की बात है। मुंबई की बात। किस साल की बात होगी? लगभग होगी 20 साल पहले? नहीं 20 साल नहीं, 20 साल पहले के 15-17 2005 20 साल हो गए हैं। 2005 तो 2008 9 10 की बात होगी। 8 9 10 की बात, 15 साल, हाँ 15-20 साल के करीब। हाँ तो मैं रिक्शा पकड़ के चला गया और मैंने कहा, मैंने तैयारी भी कर ली कि मैं क्या बोलूंगा, सारी बातें करनी है कि हाउ कैन यू से दैट, दिस इज रूड एंड दिस यू कांट से दिस दैट। मैं बिल्कुल मतलब गया था। मैंने उसको फोन भी किया, मैंने कहा मैं आ जाऊं। बोले यार तू तो प्ले था, तू तो नहीं आने वाला था। मैंने कहा नहीं, आई वांट टू टॉक टू यू, टाइप में बातें की। और इतने में मेरा एक दोस्त प्रोफेसर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में थिएटर का, उसका फोन आ गया मेरे को। बोले कैसे चल रही प्ले की तैयारी यार? मैंने कहा मेरा बड़ा दिमाग खराब हो रखा है। क्यों? मैंने कहा वो डायरेक्टर यार, उसने क्या हुआ? मैंने कहा उसने मेरे को रात को कहा ब्रेक ले गया। तो मुझे कहने लगा तू पागल है तू। बोलो क्या हुआ? जहन क्या लफ्ज में आ गए थे उस शब्द में, बता दो। हाँ नहीं वो क्या बोलो यार। वो तू पागल है, तू तुझे पता है ये। फिर उसने मुझे पूरा समझाया कि ये मैकबेथ को लेके एक स्टेज आर्टिस्ट में, एक मैकबेथ का रोल करने वाले आदमी का मैकबेथ करते हुए शायद पैर टूट गया था। तो उसमें से ये कहावत निकली कि इतनी अच्छी एक्टिंग करोगे यू ब्रेक अ लेग। तो वो फिर वो बोला। फिर मैंने जो शर्मिंदगी में यहाँ वहाँ छुपाना शुरू किया। फिर वो डायरेक्टर साहब को मैंने फोन किया, बोले तुझे तो मिलने आ रहा था। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे ही सोच रहा था कि चाय पी लूँ, चाय। अच्छा गए नहीं वहां तक? नहीं गया उनके साथ चाय पी के। अच्छा बोले क्या बात करनी है? हाँ बोले तू ऐसे ही आ गया सुबह सुबह। मैंने कहा हाँ आ गया मैं, ऐसे मेरा मन किया। ब्रेक अ लेग वहां से बनी मकबूल। ठीक है, मैकबेथ से बनी मकबूल। मैकबेथ से बनी मकबूल, वहां से हम बने हैमलेट से बनी हैदर। हाय और उस तरह से बनी ओ रोमियो। अरे बाप रे, आपको पसंद नहीं है रोमियो? ओ रोमियो मुझे अच्छी लगी फिल्म। अच्छा। और सिर्फ लंबी लगी, थोड़ी कम होती है ना तो बड़ा मजा आता। थोड़ी लेंथ, मुझे थोड़ी सी ऐसा लगा कि थोड़ी लेंथ कम होनी चाहिए। पिक्चर अच्छी और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। शाहिद बहुत अच्छे है, तृप्ति डिमरी कमाल है, और राहुल देशपांडे है जो उसमें ठुमरी गागा के पुलिस वाले हैं, मेरे दोस्त भी है राहुल, बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त कास्टिंग भी है। चलो रोमियो का भी हो गया। इतना सोच क्यों रहे हैं हम? नहीं अच्छा बात कह रहा हूँ, रोमियो अच्छी है। हाँ लेकिन मूवी आजकल, आप खुश हैं आजकल की मूवी से? सही बताइए। इतना सोचना पड़ रहा है तो खुश नहीं? नहीं मैं बता, इसका जवाब देता हूँ। खुश तो नहीं हूँ, है ना? नहीं खुश नहीं हूँ क्योंकि ऐसा तो नहीं है सर, मैं सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, बट ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास राइटर्स बढ़िया नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे पास एक्टर्स बढ़िया नहीं है, तो क्या हम मासेस को अपील कर रहे हैं? उस चक्कर में हम बेकार फिल्म बना रहे हैं? नहीं, हम देखिए वो क्या होता है कि एक मूड होता है कंट्री का, और वो मूड ऐसा बना दिया गया है और बन गया है कि इस वक्त पे थोड़ा सा हर कोई ऐसे थोड़ा सा रोश में है, थोड़ा जोश में है, और कुछ तो बड़ा सिर पे बॉटल फोड़ के खून की धारा नहीं बहती ना जब तक लोगों को लगता नहीं कि कुछ हुआ है, सिनेमा में खास करके। और तो वो मुझे उससे थोड़ा क्या हुआ है कि वो लार्जर देन लाइफ देखने के लिए, अब मैं इसका एनालिसिस में ऐसे करता हूं कि
जो सेंसिटिव वो छोटा देखना होता है वो तो घर में लोग OTT में देख लेते हैं। अगर इतने सारे पैसे खर्च करके, महंगाई है देश में, इतने सारे पैसे खर्च करके थिएटर में जाके फिल्म देखनी है, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो मुझे अचंभित करे, चकित करे। कोई कंटारा आए, कोई बाहुबली आए, कोई जो मैं कभी देख नहीं पाऊंगा, ऐसी कोई चीज मुझे दिखाओ तो मैं 1000, 2000, 5000 रुपए खर्च करके पूरी फैमिली को लेके फिल्म देखने जाऊंगा। नहीं तो मैं 3-3, 4-4, 5-5 तो OTT के घर में वो लेके बैठा ही हुआ हूँ, सब्सक्रिप्शन। सही बात है दोस्तों, अगर आपकी सेंसिटिव सी प्यारी सी फिल्म है, आप हफ्ते भर में लाने ही वाले हो वहां पे, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, फिर मैं क्यों दूं? तो मैं क्यों जाऊं इतना 1000 रुपए? और पैसे बहुत लगते हैं। 3-4 हजार रुपए खर्च हो जाए। अगर पूरी फैमिली पिक्चर देखने जाएगी तो 3-4 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। समोसा खाते बच्चे, पॉपकॉर्न खाते, मॉल में 2 चीजें और देखते। आप क्या खाते हो फिल्म में? बीच में इंटरवल में निकलते हो बाहर? मैं मुझे एक्चुअली इंटरवल के समोसे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं खाता कम हूँ। मैं पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म नहीं देख पाता मैं, वो मैं नहीं हूँ। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। सोचा है आपने मतलब इसके बारे में? हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अर्बन जितने भी लोग हैं ना, दे मूवी एंड पॉपकॉर्न, यू नो, दैट्स अ थिंग। और हम सही सलामत घुस जाए थिएटर में, बड़ी बात थी। पॉपकॉर्न एक बार ऐसे बात करते हैं ना इंदौरी भाषा में। हाँ, वही तो, मतलब हिंदी और इंग्लिश तो चलो, मैंने रियलाइज किया बॉम्बे की हिंदी बहुत डिफरेंट है। अरे बहुत डिफरेंट, इंदौर की भी डिफरेंट है। बट इंदौर में एक लहजा आता है ना। बिल्कुल आता है। हमारे साथ तो क्या था कि हमारी माँ तो हमको खराब कपड़े पहना के, पुराने कपड़े पहना के फिल्म देखने भेजती थी। हाँ, क्योंकि टिकट की खिड़की में हाथ डाल के टिकट निकाल के लाना शूरवीरों का काम था। क्योंकि इतनी भीड़ होती थी। हाँ। और थिएटर वाले साइकिल की टायरों के ट्यूब होते ना, ट्यूब से मारते थे लोगों को सीधी लाइन में खड़ा करके। और तो उस लाइन में ट्यूब खा रहे हो और कोई यहाँ से खींच रहा है, वहां से खींच रहा है, बटन टूट गए, उसके बीच में आपने हाथ डाला है, ये लो भैया टिकट लो और अपनी टिकट ₹1.20 लेके आया मैं, और मिल गई, और यहाँ खर्च गया, वहां खुरच गया। और उसके बाद उस भीड़ में आप थिएटर में घुसो, पॉपकॉर्न कौन जानता है भाई। फिल्म देखने को मिल गई, घुस गए अंदर, बड़ी स्क्रीन पे अमिताभ बच्चन आ गया, अपना जीवन सफल। तो मैं पहली बार अमित जी से जब मिला था तो मैंने अपने इंदौर के एक बच्चे दोस्त उनको फोन किया था। मैंने कहा भाई सामने बैठे हैं, क्या बात कर रहा? मैंने कहा हाओ। क्या बात कर रहा? ये आपने बोला हाओ बोलते हैं? हाओ। अच्छा, क्या? मैंने कहा सामने बैठे, मैंने कहा मैंने कहा देख, सेम हवा में सांस ले रहे हैं। हाओ। इंदौर का लहजा क्या है? मतलब किस तरह से बात करते हैं, किस तरह के हरफन मौला लोग हैं? इंदौर देखिए, इंदौर जो है ना, जिस भी रीजन से, थोड़ा राजस्थान, थोड़ा गुजराती, थोड़ा मराठी, इन सब का एक कॉन्कॉक्शन है, एक मिक्सचर है। और वहाँ की अपनी जबान है मालवी। और इंदौर में जो होता है ना, वो औ की मात्रा नहीं होती। जैसे आप कहेंगे इंदौर, हम बोलेंगे इंदौर। अच्छा, ओ नहीं है, AU जो बोलते हैं, AU नहीं होता है। अच्छा, ओ हो जाता है। तो चौराहे पे खड़ा है, नहीं, चौराहे पे खड़ा है। अच्छा, तू चौराहे पे खड़ा है क्या? वहां पे। मैंने कहा चौराहे पे खड़ा है। हाउ। हाँ भैया, इंदौर में ये बहुत चलन है इसका, भैया। मतलब भाई नहीं बोलते, भैया बोलते। हाँ भैया आ रहा हूँ। हाँ भैया आ रहा हूँ भैया। हाँ भैया, क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया। और एग्जैक्टली ऐसे टोन में होता है कि 2 शर्ट की बटन खुली हो, और कह रहे हैं, और मेरे मिथुन, क्या है वो कहावत है, वो बहुत सुरीले मिथुन जहरीले। चलो, मैं इंदौर जाऊंगा तो बिल्कुल प्लीज जाना, और मुझे बता के जाना, तो मैं आपको सही जगह पे पहुंचाऊंगा। आप कब जा रहे हो नेक्स्ट? मैं 26 तारीख को जाऊंगा। ठीक है। वेरी गुड ट्रिप इन इंदौर। मेरे को लगा मैं चल लूं। नहीं, पर हाँ, नहीं, बट आई एम गोइंग फॉर सम वर्क, तो आई एम श्योर। पर इंदौर वहीं पे पले बड़े हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत चीजें हैं वो इंदौर की ही है। अभी एक अनाउंसमेंट आई थी जिससे मैं बड़ा दुखित हुआ, और शायद आप भी बहुत दुखित हुए, और आपने एक कमेंट किया था, अरिजीत सिंह लीविंग हिज बॉलीवुड करियर की। नहीं भैया, हम तो कमर्शियल गाने नहीं गाएंगे। मैं तो टूर हो गया, सब जितने भी वर्ड बोलो, सब मतलब उनके हर मूवी में उनका 1, 2, 3 जितने भी गाने हैं, इट हैज टू, आई थिंक वंस इन अ जनरेशन इज लाइक अ अंडरस्टेटमेंट। आई थिंक इज अ वंस इन लाइफ टाइम प्रोडिजी जिसको बोलते हैं, प्रोडिगल सन, प्रोडिगल चाइल्ड, जिसको भी बोलो, ही इज दैट पर्सन। इफ ही हैज क्विट, I don't know. What are your thoughts?
आई फेल्ट वेरी वेरी वेरी, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि दिल की बात बोलूं तो मुझे ऐसा लगा दिल की एकदम खुल के, मुझे ऐसा लगा नहीं करना चाहिए था उसको ऐसा, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ है। और अगर वो डिसअपॉइंटेड भी है सिनेमा से किसी भी वजह से, या उसको ऐसा लग रहा है कि सिनेमा, हो सकता है, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ, कभी कभी मेरे पे भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अरे यार अब मेरे को नहीं करना है, यानी बहुत हो गया। क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली परफॉर्म किए जा रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर है, उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा हमको नहीं पता। क्योंकि उसके मेरे ख्याल से इंडिया की कोई भी फिल्म का प्रोड्यूसर ऐसा नहीं होगा वो अरिजीत को अप्रोच नहीं करता होगा, सही बात है, एक गाना 2 गाने मेरे लिए गा दे। हर म्यूजिक कंपोजर उसको अप्रोच कर रहा होगा, हर कहीं से प्रेशर आ रहा होगा, बड़े से, छोटे से, सरकार से, यहाँ से, वहां से। आई एम श्योर ही मस्ट बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू परफॉर्म एंड टू बी दिस थिंग। और उसको उसमें ऐसा लगा होगा कि यार नहीं, मैं अब मैं नहीं गाता। तो एंड ऑल्सो हाउ सिंपल दैट मैन इज, मतलब जितने भी हमने वीडियोस देखे हैं, मतलब मैंने देखा है अरिजीत ने कभी, मुझे आज तक याद नहीं है कि आपने उसको टेक्स्ट किया हो और उसने जवाब नहीं दिया हो। आपने, सुनंदा आप बताओ ना कब बात करनी है, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी भी ऐसा, ही इज नॉट ऐसा कि वो दूर नहीं है, वो अप्रोचेबल है, वो बिल्कुल बात करता है, वो पूरी कोशिश करता है। तो किसी को उसने बोल दिया कि मैं म्यूजिक, गुनीत मोंगा की एक फिल्म थी जिसमें वो थी अभी रिसेंट वाली ऑस्कर नॉमिनेटेड, नहीं ऑस्कर नॉमिनेटेड नहीं थी यार, वो जो सानिया थी जिसके अंदर पगलेट में उसने कहा मैं म्यूजिक कर दूंगा। उसने पगलेट का म्यूजिक किया है, म्यूजिक डायरेक्टर है अरिजीत सिंह। हाँ, तो उसने गुनीत को कहीं मिल गया तो बोले ऐसे ऐसे, तो बोले मैं कर दूंगा म्यूजिक। तो उतना सीधा और उतना अच्छा वो बंदा है कि किसी को कुछ प्रॉमिस कर दिया तो वो कर देता है, ये कर देता है। तो मुझे लग रहा है कि वो ही मस्ट बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड ही मस्ट बी टायर्ड। तो दिस इज आई होप कि ये छोटा टेम्पररी उसका डिसीजन है ना। मैं भी बड़ा ये मानता हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक की तरह। यार वही मैं कह रहा हूँ ना कि विराट कोहली जब रिटायरमेंट अनाउंस करता था, सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट, आप कहते थे मत ले यार भाई, कोई बात नहीं, कितने भी दुख हो फिर तू खेलता रहे। वैसे ही अरिजीत का है कि आपको लगता है कि भाई मत कर, ऐसे मत कर, आ जाना। पर देखते हैं, आई होप ही, क्योंकि बहुत लॉट राइड्स ऑन हिम ऐसे, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो बहुत अच्छा सिंगर है और बहुत कमाल का म्यूजिशियन है, उसके पर ये फिल्म इंडस्ट्री उसके गाने की वजह से फिल्में हिट हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जब उसके गाने की वजह से फिल्में हिट हो जाती है तो लोग तो हिल गए होंगे कि अब क्या करेंगे। क्या मतलब सर, आई अंडरस्टैंड, एंड सिंस यू आर ऑल्सो अ म्यूजिशियन, एन आर्टिस्ट, एन एक्टर इन द सेम इंडस्ट्री, तो जैसे आपने बोला कि अ लॉट राइड्स ऑन हिम, कि अरे उनके ऊपर इतना प्रेशर है, ये है। एंड आपने भी बीच में भी बोला कि आई हैव आल्सो थॉट कि बस हो गया यार, खत्म करें। तो ये किस लिए है कि इज इट बिकॉज आप रेपिटेटिवली काम किए ही जा रहे हैं, क्या है, और सोच ही नहीं रहे? नहीं, देखिए उसमें क्या है, प्रेशर है आपके ऊपर। हाँ, अब आप अरिजीत के ऊपर क्या प्रेशर होगा हमको नहीं पता, उसके ऊपर प्रेशर है टू बी अ हिट ऑल द टाइम। और इज इट बिकॉज लोग बड़ा ये बोल रहे हैं आजकल कि ही विल क्रिएट हिज ओन म्यूजिक, वो इंडी में घुस जाएंगे। हाँ, इंडी में घुसने में तो कोई गलत बात नहीं, करना ही चाहिए उसको। हाँ, इंडी में अगर वो घुस गया तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग इंडी। और इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि सिनेमा जो है, एक फिल्म बन रही है वो इतने 100 करोड़ की बन रही है, उसके ऊपर इतना राइड कर रहा है ना कि उसमें 100 लोग आए हुए हैं, वो ये दे वांट टू मेक श्योर दैट कि ये फिल्म कैसे भी करके चलनी चाहिए। तो उसके लिए वो जो भी उसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर हाई प्रेशर है बना हुआ। अगर कंपोजर है तो कंपोजर के ऊपर प्रेशर है, अगर लिरिक राइटर है तो लिरिक राइटर के ऊपर प्रेशर है, हर किसी के ऊपर प्रेशर है, एक्टर्स के ऊपर प्रेशर है कि भाई मैं कैसा करूं कि ये दिखे। वैसे ही तो उस प्रेशर में कॉन्स्टेंटली काम करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि रुक जाओ यार, मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि आपको सुनना पड़ता है। अगर आपने एक बहुत बढ़िया गाना लिख के ले गए या एक कुछ करने, अच्छा नहीं चला तो सब आपके सिर पे आ जाएगा मत्थे। अगर नहीं चली तो अरे यार इसने गलत गाया, उसने ये किया, तो उसको उसमें ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं अपनी म्यूजिकल जर्नी ठीक से नहीं कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंट गाने तो मैं भी रिलीज करता हूँ, मैंने भी किए अपने 5 या 6 गाने मैंने इंडिपेंडेंट रिलीज किए हुए। शोरगुल नाम का एक गाना है, मेरी जान का है। तो मुझे लगता है कि दैट गिव्स मी फ्रीडम एंड दैट रिफ्रेशेस मी टू कम बैक एंड वर्क। So we really hope that this is a temporary I hope break. वो उसके अपने गाने बनाएगा और बढ़िया बनाएगा, देखना। There is no doubt. और मैं बता रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके बने हुए गाने, ये लोग बोलेंगे कि ये बने बनाए गाने दे दो हमारी फिल्म में। ये होने वाला है फ्यूचर। क्योंकि सर आपने शोरगुल की बात छेड़ दी है, 2 लाइन तो बनता है। और मैं कहीं ना कहीं जो इंसान
बीकेसी में जियो गार्डन में एक कोने में खड़े होकर आपको सुन रहा था। आज एक सौभाग्य है कि आपके सामने एक लाइव कॉन्सर्ट। दिस इज प्रॉब्ली, किसी ने मेरे से पूछा था ये कि व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट योर जॉब, तो मैंने बोला था कि क्योंकि मैं आर्टिस्ट और एक्टर्स और सिंगर्स को इंटरव्यू करता हूँ, मेरे को ना प्राइवेट शो मिल जाता है। तो आई वुड रियली वांट कि 2 लाइन बिल्कुल अगर हो जाए। शोरगुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा मेरी जान, मैं हूंगी तू होगा और होगा खामोश आसमां। शोरगुल तेरी उंगलियों में गूंथ लूंगी उंगलियां मेरी, तुझे गेसुओं से ढक करके मैं कर लूंगी रात गहरी, फिर सर को झुका के हौले से मैं चूम लूंगी चांद, मैं हूंगी तू होगा और होगा खामोश आसमां। शोरगुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दिस वाज ब्यूटीफुल। दिस वाज, इज दिस वन ऑफ योर टॉप फेवरेट सॉन्ग्स दैट यू लाइक टू परफॉर्म? Or what is like, where do you rank this? No, this I rank it very high because this is one of my independent songs which has no film reference to it. और क्या वो था थॉट इसके पीछे? नहीं, ऐसे ही खेलते खेलते बन गया। कुछ तो होगा सर, मतलब आई एम श्योर। नहीं, सच में नहीं, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही गुनगुना रहा था, फिर ऐसे ही लगा कि यार ऐसे तो कहीं पे घूम रहा था, साइलेंस था, ये था वो था, तो शोरगुल वर्ड अच्छा लगा, फिर मैंने कहा इसके ऊपर गाना बनाते हैं, चलो चलो चलो, वो बन गया। और फिर मैंने दो दोस्तों को सुनाया, उज्जवल कश्यप करके लड़का, बोले सर बनाते हैं इसको, मैंने कहा बना, फिर बनाया, फिर किसी ने बोला फिल्म को बेच दो, ये कर दो वो कर दो, फिर ये स्ट्रीमिंग ऐप्स आए हुए, मैंने कहा इसको अपन खुद ही रिलीज करते हैं, देखते क्या होता है। बहुत चल रहा है गाना और बहुत लोग सुनते हैं, मतलब मेरे शोज में मुझे गाना ही पड़ता है गाना। तो एक इंडिपेंडेंट गाना जो बिल्कुल ही मिनिमम लेवल पे विदाउट एनी वीडियो विदाउट एनीथिंग हमने रिलीज किया था, वो इतना अच्छा चलता है। विच इज योर मोस्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग? बाबरा मन देखने चला एक सब, एक लाइन हो जाए अगर मैं आई विल टेक द लिबर्टी टू। बाबरा मन के लिए मैं मना नहीं करूंगा बिल्कुल। बाबरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना बावरा। मैं धन्य हूँ कि ये अगर मैं इसको सुनने मिल गया। और आई एम श्योर इसकी कहानी आपने बहुत बार आप बता चुके हो। आई थिंक ये कहानी यही है कि आप बॉम्बे आ रहे थे और वो उस कहानी है जहाँ पे आपको पता नहीं था कि क्या करना है, कैसा है। बिल्कुल। इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग, नॉट मिसिंग एनीथिंग, तो उसी समय पे मैंने ये गाना लिखा था और पता नहीं क्यों लिखा था, किस लिए लिखा था। और जैसे शोरगुल है वैसे ही बावरा मन है। हाँ। आप एक ओवरऑल सिनेरियो से रिएक्ट करते हो, अपनी तरह से पोएटिकली रिएक्ट किया था। दोस्तों को सुनाया तो दोस्तों को बहुत अच्छा लगा। वो मुंबई के सर्किट का, मतलब मुंबई के स्ट्रगलर इवनिंग सर्किट का गाना बना बेसिकली, जिसमें स्ट्रगलर इवनिंग सर्किट, हाँ, जिसमें मतलब बेसिकली क्या होता था कि सब 5-6 लोग एक तरह रहते थे, फिर कॉमन किचन में खाना बनता था रात को, एक जगह पे आके सब खाना खाते थे। सही बात है। और दुख सुख की बातें करते थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब बातें हुआ करती थी। तो उस सर्किट में गाना गाने लगे, उसमें होने लगा। और फिर एक दिन जब मैं सुधीर जी को असिस्ट कर रहा था, के मैनन ने सुना और सुधीर जी ने सुना, और वो गाना तब सुधीर जी ने कहा कि भाई तू किस लिए किया है ये? मैंने कहा अपने लिए किया है। बोले फिल्म में ले लीजिए। तो ट्रेन राइड पे क्या सोच चल रहा था आपका कि बावरा सा मन देखने चला एक सपना? मैं वही, क्या ये वो आपकी खुद की कहानी है? नहीं, फिर मैं इंदौर से आता हूँ, मैं बार बार इंदौर में एक कहावत है जो मुझे मैं बम्बई आया था तो मुझे वो कहावत मुझे बड़ी याद आ रही थी कि बावरों की दुनिया है बावरे ही बसते हैं, और बावरों की दुनिया में बावरे ही सस्ते हैं, और बावरा है बावरे की बात का क्या बुरा मानना। हाँ, तो ये बावरा ना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, हर बात में एक बावरा। और मुझे बम्बई देख के ऐसा लग रहा था कि बावरों की दुनिया है, बावरे ही बसते हैं, बावरों की दुनिया में बावरे ही आते हैं इस दुनिया शहर में। बावरा और बावला लगभग एक ही है ना?
बावरा उसका थोड़ा और पोएटिक रूप है। एक आपका गाना है जो मैंने आज सुना है, शादी के साइड इफेक्ट्स का गाना है। आप बताइए कौन सा गाना है? शादी के साइड इफेक्ट्स के 2-3 गाने हैं जो बच्चे ने गाया, मोहित चौहान ने गाया है। मेरे को याद नहीं यार वो। हाँ, बावला सा सपना। बावरा सा सपना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या खूबसूरत गाना है वो। हाँ, बड़ा अच्छा गाना। मैंने आज अभी बैठे बैठे मैं जब थोड़ा बहुत देख रहा था आपके बारे में, तो मैंने आज अलेक्सा को बोला, मैंने कहा अलेक्सा प्ले स्वानंद किरकिरे सॉन्ग्स। तो अलेक्सा दीदी ने आज सबसे पहला गाना ये बजाया, बावला सा सपना। मैंने कहा अलेक्सा व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉन्ग? तो उसने बोला बावला सा सपना। मैंने कहा बावरा सा मन तो पता है, बट ये बावला सा सपना कौन सा? मैंने कहा अलेक्सा व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी? बड़ा बावरा सा सपना, बड़ा बावरा। मेरे को एग्जैक्टली लिरिक्स याद नहीं है उसके, पर एक सपने की कहानी है, वो जाता है और कुछ। हाँ, और वो बहुत क्वर्की गाना है, मतलब वो सीरियस गाना नहीं, जैसे बावरा सा मन का एक जॉनरा है ना। नहीं, एक और शोरगुल एक जॉनरा है, तो किसी रेलसी का एक जॉनरा है। ये फन है। और पता नहीं वो आई थिंक आप परफॉर्म भी शायद नहीं करते हैं इस गाने को। मैं भूल गया, मेरे को याद भी नहीं गाना। हाँ, कुछ गाने जैसे शादी के वो जो फिल्म थी उसके 3 गाने बड़े अच्छे थे, लेकिन वो मुझे हाँ यही गाना की बात कर रहा हूँ मैं कि ये गाना तो मतलब जब मैंने देखा मैंने कहा ये क्या है, ये तो बेहतरीन गाना है सर का। 3 ऐसे गाने मेरे को बताइए जिसको आप लिरिक्स के लिए जिसको आप टॉप रेट करते हैं। इट कुड बी योर्स, इट कुड बी समवन एल्सेस सॉन्ग आल्सो। मैं सबसे पहले अपने दौर में 3 गानों को मैं रेट अच्छे से करता हूँ। जैसे मैं एक गाना है जो वरुण ग्रोवर का गाना है, मन कस्तूरी रे जगदस्तूरी रे, मसान फिल्म का गाना। समझिए मुझे लिरिकली बहुत ग्रेट, मतलब मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त जगह पे पहुंच गया है। मन कस्तूरी रे, कस्तूरी मतलब वो जो अपने अंदर जो कस्तूरी मृग होता है, जिसके अंदर कस्तूरी होती है, जिसकी स्मेल की वजह से लोग बाहर ही घूमते रहता है। वो हिरन जो होता है वो उसकी स्मेल की वजह से बाहर ही घूम रहा होता है, तो उसने मन को कस्तूरी बोला है, तो वो बहुत बढ़िया बात लगती है मुझे। दूसरा गाना मुझे अमिताभ भट्टाचार्य का लगता है, मैं अपना नहीं सुनाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को ही बोलूँगा। अमिताभ भट्टाचार्य का गाना जो है दूसरा, वो है सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। दिल पर पत्थर रखकर मैंने मेकअप कर लिया, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। ये तो एदिल मुश्किल है ना, ये एदिल मुश्किल गाना। और मुझे वो इतना अच्छा लगता है, जैसे एक ब्रेकअप सॉन्ग है। साहिर लुधियानवी ने ब्रेकअप के गाने में एक जगह पे लिखा था कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो वो एक तरीका था ब्रेकअप को देखने का, और ये था कि दिल पर पत्थर रख, ये हमारे समय की रियलिटी को दर्शाता है कि दिल पर पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया सैया जी से। मैं डांस करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मैं ब्रेकअप करूंगा, अंदर रोऊंगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है गाना, मुझे लगता है बहुत ही मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है ब्रेकअप को देखने का। और तीसरा गाना मुझे कौसर मुनीर का लगता है, जो बहुत चला है गाना अभी, बहुत रांझन रांझन रांझन, तू भी क्या याद करेगा, जाहिर ने तेनू। ये तो उनका ना कपल वो दोनों सचेत परंपरा का गाना है। कौसर मुनीर के वर्ड्स है, आप लिरिकली पूछ रहे इसलिए मैं लिरिकली। हाँ, करेक्ट। कौसर मुनीर के वर्ड्स है, रांझन 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 तू भी क्या याद करेगा, जहीर ने तेनू छोड़ दिया। तो मुझे ये उसने सिर पे पलटाई ये बात। कब रांझा हीर रांझे के बीच में, कब हीर ने रांझे को छोड़ा था यार, छोड़ दिया। तीनों गाने आपने ब्रेकअप के बारे में बता दिए। ऐसा क्यों? ये क्या सुन रहे हो आजकल? कस्तूरी नहीं है मन कस्तूरी ब्रेकअप के बारे में नहीं, पर 2 गाने मैंने ब्रेकअप। बट ऐसा क्या चल रहा है आजकल? अरे अभी बुढ़ापे मन में, अबे अभी काहे का ब्रेकअप। ये तो सब मेकअप ही है। बट क्या चल रहा है कुछ? ये 3 गाने जहन में क्यों आए? 2 स्पेशली ब्रेकअप के बारे में। ब्रेकअप एक ऐसी एक चीज है ना, जब दिल का टूटना जो है वो कई बार कई गानों को पैदा करता है। तो क्यों ऐसा हुआ है मुझे नहीं मालूम, पर अभी ये 2 गाने मेरे को अचानक से जहन में आए। बट आपने शायद मैं एक इंटरव्यू भी पढ़ा था आपका, जो आपने शायद रोलिंग स्टोन को दिया था, जहां आपने उनको बोला था कि आर्ट आई थिंक कंफर्ट्स ग्रीफ। आपने कुछ तो बोला था ग्रीफ और आर्ट के बारे में, बिल्कुल, जहां पे शायद आपने बोला था कि आर्ट ना कंफर्ट करता है ग्रीफ को। बिल्कुल तो उसका क्या दायरा था? डज आर्ट रियली कंफर्ट ग्रीफ?
it doesn't comfort grief, but it gives meaning to grief. It gives you it gives a shape to grief. Grief is like just आप रोते रहेंगे और आपको दुख होता रहेगा, लेकिन उस दुख को एक आकार देती है हाथ। और एक प्यार का हाथ भी कभी कभी, जैसे किसी की अगर कोई आपको दुनिया में कहें जहाँ पे कोई छोड़ के चला जाता है और आप उस बारे में जब आप सोच रहे होते हैं और आपको दुख हो रहा होता है, ऑब्वियसली कोई गया है और उस वक्त कोई आपको एक गाना गा के सुला देता है कि उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, इतनी सुंदरता से भी तो इस बात को देखा हुआ है कि वो तो खुशबू है, हवाओं में खो जाएगा, हवाओं में बिखर, एक बंदा आया खुशबू की तरह बिखर गया हवा में। उस जाने को एक पोएटिक एक्सप्रेशन उसने दिया है। आपको अच्छा लगता है, आप उस आदमी को उस तरह से जाने देना चाहते हो, उस तरह से विदा करना, रिहा करना चाहते हो अपने अंदर से। तो मुझे लगता है कि वो एक मोमेंट होता है जो हर चीज़ को जाने देने का एक मोमेंट होता है। तो आर्ट की वजह से आप उसको खूबसूरती के साथ जाने दे सकते हो। आर्ट की वजह से आप खुशियों को भी खूबसूरत बनाते हो। आपके शादी के गाने खूबसूरत बन जाते हैं, शादी को मीनिंग आने लगता है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, जब लड़की विदा हो रही होती है तो ये जब बात कोई कहता है तो उसको मीनिंग मिलता है, कि यार बाप मेरा कह रहा है कि जा तुझको सुखी संसार मिले। तो इट्स देयर। एक कहावत है कविताओं के बारे में, इंग्लिश में है पर मैं हिंदी में बोलूँगा कि आदमी ने कहा मैं दुखी हूँ तो कविता ने कहा मैं तेरे साथ हूँ, आदमी ने कहा मैं खुश हूँ तो कविता ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। आई थिंक वही है कि आर्ट थोड़ा सा ना, मतलब अगेन सब्जेक्टिव भी है कि सबसे अब्सर्ड चीज आपको क्या लगती है, मतलब सबसे एब्स्ट्रैक्ट बताऊं एज एन आर्टिस्ट बताइए। हाँ, मतलब एब्स्ट्रैक्ट और सबसे गंदी चीज है एज एन आर्टिस्ट होना कि यू डोंट इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेट इन लाइफ, यू ऑब्जर्व। वो बहुत गंदी चीज़ है। कभी कभी आपको इतना दुख में डाल देती है कि कोई हॉस्पिटल में है, कोई कुछ हो रहा है और आप देख रहे हो कि यार ये मेरे को करने को मिला तो करूँ, अगर ये करना पड़ा तो मैं कैसे करूँगा। अच्छा ये ऐसा होता है, अच्छा ऐसा, तो अच्छा फिल्मों हमने तो कभी ऐसा किया नहीं, अच्छा ऐसे भी ये तो क्यों, अच्छा ये इसके तो आप तो मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जो मेरी बहुत करीबी थी, उसने मुझे हमेशा कहा कि तू यू डोंट पार्टिसिपेट, यू ऑब्जर्व। और मुझे ये बात बहुत देर लगी समझने में, बट दैट्स ट्रू। आर्टिस्ट ऑब्जर्व्स बिकॉज आर्टिस्ट वहीं से ड्रॉ करता है आर्ट अपनी। तो पार्टिसिपेट किस चीज में करने की बात हो रही है यहाँ पे? पार्टिसिपेट जीवन में पार्टिसिपेट करने का। अगर कोई हॉस्पिटल में है और आप वहां पे हो तो आपको जो लग रहा है वो आप कर रहे हो। एक आदमी वो जो लग रहा है वो कर रहा है, और एक आदमी जो है जो जरूरी है वो कर भी रहा है और जो हो रहा है वो देख भी रहा है। अच्छा ये इसने कैसे किया, अच्छा। तो ये दोनों चीजें होती है। तो आर्टिस्ट ऑब्जर्वर ज्यादा होता है, ऐसा मुझे लगता है, शायद गलत हूँ। बट लेकिन पार्टिसिपेट करना जरूरी है, जीवन में पार्टिसिपेट करना जरूरी है यार। अगर आपने मुझे कुछ बोला और मैंने आपको कुछ बोला, जीवन में पार्टिसिपेशन जब होता है जरूरी, मतलब लोग करते हैं पार्टिसिपेट ना। बुरा लगे तो बुरा लग रहा है यार, मेरी शक्ल कैसी मैं थोड़ी देख रहा हूँ बुरा लगने के टाइम पे। बट सर मेरे को ना पता है ये चीज कभी कभी खराब लगती है कि लोग ना मस्ती कम कर रहे हैं आजकल। हाँ ये बड़ा मेरे को लगता है कि ये कैसे क्या तुम मुझे मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्रॉम ऑल एंगल्स मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे को पता है कि लोग हर एक इंसान के पास 100 तरह के काम है, 100 तरह के स्ट्रेस है, बट छोटी छोटी खुशियां निकाल के मस्ती करो यार, क्या हो गया? वो नहीं कर रहे लोग, वो नहीं कर है ना, मतलब क्यों नहीं कर पा रहे हो? इतना सीरियसली लाइफ तो है, जीने की बात है नहीं। अगर मेरे को ये थॉट हिट कर जाए एक दिन कि नेक्स्ट मोमेंट यू कैन बी गॉन, जो आपने शायद शुरुआत में बोला था एपिसोड के, कि कल अगर आप चले जाएं उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। तो अभी फिर हम, ये कितनी बड़ी बात है कि एक ही अगर लाइफ है तो उसको हम सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम इतने डरे हुए हैं ना, हमको सिखा दिया गया है ऐसा कि हम जो है वो कल के लिए जीना हमारे को ट्रेनिंग कर दी गई है। जो भी कर रहे हो आज के लिए नहीं कर रहे हो, कल के लिए कर रहे हो। ये जो है ना, ये पैसे जो कमा रहे हो, कल फ्यूचर आपका सिक्योर करना है। आप सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, आप ये कर लो सब, क्योंकि कल सब अच्छा होगा। आज जो है वो इमेजिनरी एक वर्ल्ड है जिसमें सब अच्छा होने वाला है। आज जितनी भी मुश्किल सहनी है सह लो। मुंबई में रास्ते बनते हैं, वहाँ पे जो
वो रास्ते खोद खोद के रखे थे, वहां बाहर लिखा रहता है कि आज तकलीफ हो रही है लेकिन आपके बच्चों के लिए बन रहा है। तो भाई वो ठीक है, वो बच्चों के लिए बन रहा है, लेकिन आज क्या, आज का क्या? और मैं अगर अफ्रीका में जाता हूँ या मैं हमारे आदिवासी इलाकों में जाता हूँ, अगर आदिवासी इलाकों में लोग, अगर उस बंदे को आज आपने सैलरी दे दी उसकी, तो वो जब तक सैलरी नहीं खत्म होगी वो आएगा नहीं। क्योंकि वो शिकार तभी करता है जब उसको भूख लगती है। वो काम करने तब आता है जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। सही बात है। तब तक वो उस पैसे को के मजे लेता है, जीवन जीता है, उसके साथ घूमता है, फिरता है, जो भी कुछ करता है, डांस करता है, पार्टी करता है। तो ये जो सिविलाइजेशन का प्रॉब्लम है कि भाई सब कल अच्छा होगा और कल अच्छा बनाओ अपना, ये सिविलाइजेशन का प्रॉब्लम है। बट वही है सर, मस्ती कम हो रही है मेरे हिसाब से। बैंड वाले में क्या मस्ती हुई है आपकी? बैंड वाले में तो बहुत मस्ती है। बैंड वाले एक फिर वही है, आज के जमाने का ही शो है जिसके अंदर आपने एकदम फुल एंट्री ली है, मतलब एकदम डिफरेंट, मैं बिल्कुल डिफरेंट अवतार में, और मतलब वो इंदौरी, एक रतलामी इंदौरी, एक लोकल लेवल का एल्विस प्रेस्ले जैसा एक डिल्यूजनल बंदा है जो इडियट है अपने लेवल पे, लेकिन है। ऐसे बहुत होते हैं जो फिल्मों से डिराइव करते हैं, फिल्मों से उनका डेरिवेशन आता है। हाँ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं इंदौर में कि वो जो मतलब अरे आज जेके शराफ ने ऐसा क्यों किया यार, इसको नहीं करना चाहिए था यार। तो मैं जेके को कहा, जेके ऐसे कर लिया यार, उसने ऐसे कपड़े पहन लिया यार। मैं बताओ कि जो थिएटर में टेलर को लेके जाते थे कि सलमान ने क्या पहना है वैसा वैसा सिल के देना भाई मेरे को शाम को, आज शाम को चाहिए मुझे। ये होता था पहले? हाँ, ये होता था। क्या बात कर ये होता था, टेलर को सुबह 10-11 बजे का शो दिखाने ले जाते थे, साथ में शाम के शो के टाइम तक सलमान वाली ड्रेस रेडी है, पहन के आदमी खड़ा हुआ है बाहर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये फिल्मों का असर था भाई, सिनेमा का एक जमाने में। तो ये बंदा उसमें फंसा हुआ बंदा है मेरा कि अच्छा, कि उसको रियलिटी और जो फिक्शन है उसके बीच का फर्क उसका समझ में आना खत्म हो गया उसको। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको छोटे शहरों में तो बहुत मिलते हैं कि उनको ये फिक्शन और रियलिटी का फर्क ही खत्म हो जाता है। तो वो वैसे ही बंदे का एक रोल है, मैंने किया है और बेहतरीन है। मतलब मेरे हिसाब से आपने तो पूरा एकदम क्रिएटर वाला रूप लिया है और सब कुछ है उसमें। मैंने ही बनाया, मैंने किया, तो मजा आ गया। वही तो बोल रहा हूँ मैं कि अलग ही रूप देखने को मिला जहाँ पे आप एज अ क्रिएटर। मैं और अंकुर तिवारी हम दोनों ने मतलब उसको क्रिएट किया, फिर उसमें काम करने का मौका मिला और बढ़िया मजेदार शो है, लोगों को अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, लोगों को मजा आ रहा है, लोगों को देखना भी चाहिए। बैंड वाले देखो एब्सोल्युटली आउट। क्या आपने कभी किसी डायरेक्टर को बोला कि मेरे को लेके कर ले फिल्म? कभी नहीं। एकदम हैंड टू हार्ट, स्वेयर ऑन माय व्हाटएवर, कभी नहीं बोला किसी को। मुझे पता है कि मुझे पता है कि मैं उसको ही लेता हूं जिसको मुझे लेना है। कोई मेरे पीछे पड़ रहा है कि मेरे से गाना गवा लो, तो मैं इसलिए थोड़ी गाना गवा लेता हूं कि वो मेरे पीछे पड़ा है। मैं इसलिए गाना गवाता हूं किसी से क्योंकि मुझे लगता है कि ये गाना उस आदमी की आवाज में अच्छा लगेगा, और फिर उसके लिए मुझे किसी भी लेंथ तक जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा अगर वो नहीं गा रहा है तो। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये गाना अरिजीत सिंह ने गाया तो मजा आएगा मेरी फिल्म में, तो मैं अरिजीत कहेगा 1 महीना रुकना पड़ेगा, मैं रुक जाऊंगा। ये थोड़ी कि उसकी वजह से जो मेरे को 15 बार फोन कर रहा है उसके पास में जाऊंगा। तो आप सिर्फ अपना काम अच्छे से करो और वो डायरेक्टर आपको जिस दिन चाहिए उस दिन ले लेगा, और वो ले लेता है। मेरे साथ मेरे को लिया अविनाश अरुण ने मेरे को 3 ऑफर्स में लिया। मेरे को वो तो बढ़िया रोल किया था आपने। बढ़िया। हाँ। मैंने अभी 2 साल पहले देखी थी वो फिल्म। क्या बेहतरीन फिल्म है 3 ऑफर्स। बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत ही अंडररेटेड फिल्म है। बहुत बढ़िया। जयदीप अलावत और शेफाली एंड मैं तो तीनों ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। अविनाश का फोन आया हुआ है अभी इसी पे, तो मेरे को अचानक से 3 ऑफर्स याद आ गई कि उसने मुझे आउट ऑफ द ब्लू फोन आया उसका उस एक दिन रात को। मैं घर में था, बोले सर एक स्क्रिप्ट भेजूंगा, पढ़ोगे क्या आप? मैंने कहा भेज दे। जनरली मुझे ऐसे फोन डायरेक्टरों के तब आते जब उनको गाने लिखवाने होते हैं। 99.9% टाइम्स तो ऐसे फोन तब आते जब उनको। मैंने सुबह रात को स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं सुबह उसका फोन आया, बोले पढ़ी? मैंने कहा बढ़िया है, पर मैंने कहा गाना कहाँ है इसमें? तो वो गाना नहीं सर, एक्टिंग करनी। अच्छा, आप फिर गाने के रूप में सोच रहे थे? मुझे और कोई फोन नहीं आता है। मतलब एक्टर के रोल में कम फोन आते हैं ना इतने। अच्छा। जैसे मैंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया में एक रोल किया था आलिया भट्ट के फादर का। बिल्कुल। उसके बाद में इस इंडस्ट्री ने मुझे सबका फादर बनाने की सोच ली है ना, जो स्टीरियोटाइप है, जो इंडस्ट्री वैसे सोचती है। पर फिर मैंने
डिसीजन लिया कि मैं नहीं करूंगा, तो मैंने कम से कम 25 से लेके 30 से लेके 40 तक फादर के रोल छोड़ दिए, बड़े बड़े पिक्चरों में छोड़ा। मैंने कहा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे गाने वाने यार एक ही तरह का रोल करना हो बार 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 बार। जब 3 of Us आई आपके पास में, जो ऐसा रोल आया आपके सामने, तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन सा रोल? तो बोले हस्बैंड का रोल। मैंने कहा श्योर? बोले हाँ आई एम श्योर। मतलब आपको 3 बार अगर पूछना पड़ जाए। हाँ मतलब देखो यार, देखो क्या है, मैं वो नहीं हूं कि मैं वो कॉन्फिडेंस का 100% नहीं हूं मैं। अच्छा। मैं साथ में मिलके क्रिएट करते हैं, पहुंचेंगे कहीं, पहुंचा दूंगा ये निश्चित है, पर साथ में मिलके चलते हैं, करते हैं, बिल्डअप करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरे को जैसे कोई अभी तक के जीवन में, लास्ट 30 40 50 साल के जीवन में कोई भी मलाल रहा है अभी तक? फिल्म नहीं बनाई है, डायरेक्ट नहीं कर पाए हम अभी तक। है मलाल इस बात का? मलाल है, इधर खो जाता हूँ, उधर खो जाता हूँ, जो कॉन्सेंट्रेटेड रूप से बनाने के लिए काम करना चाहिए वो नहीं करता हूँ, और उस मामले में थोड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है मेरे अंदर, कि क्योंकि फिल्म बनानी मतलब सब काम छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ फिल्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, अगले 2-3 साल पूरे उसको डेडिकेट करने पड़ेंगे। तो वो शुरू करता हूँ, फिर उसमें कुछ और आ जाता है, फिर लगता है यार कमाल है। एक इसके कॉन्ट्रडिक्टरी बात आपने बोली थी एनएसडी के कॉन्टेक्स्ट में, कि व्हाट एनएसडी हैज टॉट मी इज द फ्रीडम टू फेल, which is true. Is it still not applicable? When you very applicable, but I'll make, but freedom to fail and का लेना देना दो तरह से उसको देख सकते हो, कि मैं NSD has given me has taught me to freedom to fail creatively, but कभी कभी वो फेलियर का डर लग रहा है, क्योंकि वो सर्वाइवल पे आ सकता है। तो वो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा, या तो मैं तैयार नहीं हूं, या क्या रीजन है, या मेरे पास वो स्टोरी नहीं है जो मुझे कहनी है, या जो भी चीज है, मैं फेल होने की स्टेज पे जा नहीं रहा हूं। मैंने फेल होने के लिए मैंने बैंड वाले किया है। अच्छा, बैंड वाले फेल होने के लिए किया है? फेल होने के लिए मतलब मैंने you're ready if it fails it's okay. I'm in anything you have to be ready, you know. How can you say कि यार this is नहीं सही बात है, मतलब मैं वही, you have to be ready, and I did something, you know, like I acted as a person which I had never acted before, you know, like, और तो वो डेंजर तो है ही कि वो लोग बोलेंगे कि यार कि भाई यार हमको नहीं अच्छा लगा यार, तूने अच्छा नहीं किया, तो वो डेंजर तो है, बराबर लेते हो। तो वो मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, कल को फिल्म भी बनाऊंगा तो मैं वो डेंजर उठा लूंगा मैं अपने सिर पे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि मैं आई एम नॉट रेडी टू फेल इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार पूरा सब छोड़ के ये कर दूंगा, फिर ये हाथ से निकल जाएगा, ये अच्छा एक पिक्चर आई ये कर लेता हूँ, बट हाथ से थोड़ी निकल जाएगा सर, ये क्या ऐसी है वो बात? नहीं निकलेगा, लेकिन डर भी तो कोई चीज है मेरे भाई, डर होती है। करेक्ट। सांप नहीं, रस्सी है, सांप नहीं है, पता है, पर है ना, दिख तो रहा है कुछ सांप की तरह। सही बात है सर। बहुत, मतलब मेरे हिसाब से तो आई थिंक काफी भरपूर मिल गया। भरपूर तो मिल ही गया, मतलब मैं वहां नहीं जा रहा था, बट मजा आया मेरे को, कहने का कहने का ये मतलब है। और लास्ट ये सवाल है कि आजकल क्या सीख रहे हो आप? क्या मंशा रहेगी ये सीखने की? कुछ सीख रहे हो, बच्चों से कुछ सीख रहे हो, जैन जी से क्या सीख रहे हो आजकल? मैं इन सब लोगों से बहुत चीजें सीख रहा हूँ भाई। ये तो सीखने की दुकान है। मैं इनसे सीख रहा हूँ। मैं एक तो पूरा का पूरा ये सोशल मीडिया का पूरी ये दुनिया मुझे बड़ा इंटरेस्ट करती है। मैं सीखता हूँ, मैं देखता रहता हूँ किस किस तरह का काम कौन कौन कहाँ कर रहा है। छोटे छोटे, मैं बिल्कुल छोटे गांव में शहरों के इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ, बिहार के, मध्य प्रदेश के। हाँ, मुझे बड़ा मजा। आजकल क्या आ रहा है आपकी फीड पे? किस टाइप की रीलें आ रही है? किरीश एक बार अगर कर दे आप, मजा आ जाएगा। किरीश क्या गाना सुनेगा? किरीश का I love him, I love that guy. क्या बंदा, बढ़िया बंदा है मैं, बढ़िया बंदा। ले बेटा प्यार ना दिया, ले बेटा प्यार ना दिया। तो वो मतलब वो तो खैर फिर भी पुरानी बात होगी। उसके अलावा भी अभी जो नए ट्रेंड्स आते हैं वो आते रहते हैं मेरे इसके ऊपर। वो जो गाना अभी मेरे स्टैंड पे कभी कभी आता है, निमाड़ का गाना है कुछ, बोलती क्यों नहीं हो राधा, बोलती क्यों नहीं हो, मैंने तारो कई बिगाड़ो, बोलती क्यों नहीं हो। So I am learning. I talk to them. They like me. That's the best part. वो मुझे वो नहीं समझते, गए जमाने का नहीं समझते, थैंक गॉड अभी तक।
अरे you don't look over 35, what are you saying? नहीं, it's not about look, it's about you, relevance they connect. हाँ, but do you think गाने जो अभी आज के टाइम पे बन रहे हैं, पार्टिंग थॉट्स है ये, लास्ट के टाइम पे जो गाने बन रहे हैं आजकल, क्या वो रील में चलने के हिसाब से बन रहे हैं? बिकॉज आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू समीर सर ऑल्सो, मैं उनको समीर अंकल बोलता हूँ, तो समीर अंकल को मैंने पूछा था, मैंने कहा अंकल क्या वैसे गाने बन रहे हैं जहां जो रील में ही चल जाएंगे? हाँ, तो मुझे लग रहा है वैसे बन रहे गाने, और उसमें कुछ गड़बड़ है? नहीं, कुछ गड़बड़ मुझे कोई किसी चीज में कोई गड़बड़ नहीं, कुछ तो होगा, मतलब गड़बड़ क्या है उसमें? अब अगर गाने कहीं तो चलने ही पड़ेंगे ना, आजकल रील में चलते हैं, रील में गाने रीइन्वेंट कितने होते हैं, आप ये देखो ना कि कहाँ का कौन सा गाना कब निकल के किस रील से सडनली ट्रेंड होना शुरू हो जाएगा, वो वहां ट्रेंड होना शुरू होता है तो वो वहां चलना शुरू होता है, वहां चलना शुरू होता है तो लोगों को उसके बारे में पता चलता है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ओनली प्रॉब्लम विथ सिनेमा म्यूजिक टुडे इज दैट it's not experimenting enough and it's not giving space for people to do things। जो पहले था कि यार एक एल्बम बनता था, उसमें सब तरह के गाने होते थे, बेबाकपना था, दिल डर नहीं था, बिंदास पना था, लोग करते थे, बनाते थे, जो लिखना चाहे वो लिखते थे। अब आपने समीर साहब का ही नाम लिया, तो क्या क्या गाने लिखे उस आदमी, 100%। तो वो तो, लेकिन अब क्या हो गया कि अब वो है ही नहीं जगह, छोटा 1.5 मिनट का 2 मिनट का गाना बनाना है, उसके अंदर रील वाला लाइन भी लिखनी है जो वायरल हो जाए, जो रील वायरल हो जाए। तो सर लास्ट थॉट है, क्योंकि मैं लेना चाहता हूँ बेनिफिट, एक गाना आपका है जो हर बार, चाहे आप गाड़ी में बैठे हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप घर वालों के साथ हो, चाहे आप दोस्तों के साथ हो, एवरी टाइम यू हियर दैट सॉन्ग इट हिट्स अ वेरी डिफरेंट कॉर्ड, एंड दैट सॉन्ग इज ओ री चिरैया। उसके पीछे क्या थॉट था, क्या गुंजाइश थी, क्या अचीव हुआ, क्या मंशा थी? अचीव तो खैर बहुत कुछ हुआ उस गाने की वजह से, बहुत ज्यादा अचीव हुआ, नहीं सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं हुआ, सोशल लेवल पे भी हुआ। मतलब उस गाने ने इम्पैक्ट किया लोगों के ऊपर। एक ही बार टेलीकास्ट हुआ था, एक एपिसोड, उसके बाद वो यूट्यूब पे आया, उसके अलावा उसकी कोई मार्केटिंग नहीं, उसका कुछ नहीं। आमिर खान की वजह से वो गाना बना, क्योंकि सत्यमेव जयते वो बना रहे थे, और एक इतना बड़ा एपिसोड था, पहला एपिसोड था उसका, फीमेल फेटिसाइड के ऊपर जो था, कन्या भ्रूण हत्या, जन्म लेने से पहले बच्चियों को मार दिया जाता है। हम सभी लोगों को वो प्रॉब्लम पता है, ऐसा तो कोई नहीं कि किसी को नहीं पता होगी, सभी को मालूम है ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए, ये भी सभी को मालूम है। लेकिन उस पूरे शो की एक 5 घंटे की फिल्म बनाई थी सत्या और स्वाति ने, जो उसके मेकर्स है, और वो फिल्म हमने देखी, और वो फिल्म हमको दिखाई गई, और वो देखने के बाद में एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ा मामला है, और ये तब हो रहा है जब साइंस के आने के बाद और बढ़ गया है। मतलब कि सोनोग्राफी जब से करनी शुरू हुई है, तब से इसका फायदा और लोग उठाने लगे। पहले तो जो भगवान ने दिया वो ले लेते थे कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब सोनोग्राफी में ये सुविधा मिल गई है कि आप देख के उसको बता पा रहे और आने देना चाहते या नहीं आने देना चाहते। तो वो हुआ, तो वो राम संपत ने मुझे धुन दी थी, और वो एक बार में वो गाना हो गया। मतलब इट जस्ट दैट इमोशन वाज सो स्ट्रॉन्ग कि इट डिडंट टेक टू मच टाइम फॉर मी टू। और कितनी घिनौनी बात है, मतलब कितनी घिनौनी बात है। और फिर वो गाना सबने सुना, और उसके बाद जो फर्क पड़ा, आपने पूछा, मुझे कई फोन ऐसे आए जिन्होंने कहा कि मुझे हमेशा लगता था कि एक बेटा होना चाहिए, 2 बेटियां, एक बेटा होना चाहिए, लेकिन अब नहीं लगता यार अब। और मुझे लगता है एक आध भी आदमी को ऐसा लग गया तो यार बहुत बड़ी बात है। हमने क्या किया था, हमने तो कागज पे गाना लिखा था यार। शायद आपको उस टाइम इम्पैक्ट ना पता हो, आपको नहीं पता होता, वही गाने, वही कला का और गानों का इम्पैक्ट होता है, लोगों का जीवन बदलता है। आप तो सिर्फ लिख देते हो, आपका खुद का नहीं बदल पाते हो, लोगों का बदल जाता है। 2 लाइन सर अगर वो हो जाए, ओरी चिरैया का। बिल्कुल। ओरी चिरैया, ओरी चिरैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिर आ जा रे। खूबसूरत, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया
समय निकालने के लिए, इतनी देर बैठने के लिए, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप बताइए सर, ऑनेस्टली योर रॉ थॉट्स, आपको कैसा लगा शो पे आके? कुछ अच्छा कुछ बुरा जो भी है इस कैमरा पे बता दीजिए। नहीं, मुझे सच में शो पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं सच में बता रहा हूँ, बुरा मुझे कुछ भी नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं आई कुड बी माई सेल्फ। मुझे किसी भी बारे में कुछ भी सोच के बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि यार मैं ये बोलूँ या ना बोलूँ। मैंने बोल दिया, एक आध चीज ज्यादा भी बोल दी। उसको रिप्लेस भी कर सकते हो आप। एक और गाली है इंदौर में, उसको कहते हैं गेल सिप्पा। क्यों फॉर द एडिटर टू रिप्लेस दैट with just so that was nice, but thank you so much for having me here, and thank you. Pleasure is all ours, sir. बहुत मजा आया आपके साथ. This man needs no introduction. This was The Chill Hour featuring Swanand Girgire. Thank you so much for watching. If you liked it, please drop a comment. You know the drill. We come up with every fresh new episode every Friday. So see you next Friday 6 p.m. with a fresh new episode. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching.